हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। तो लेट स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। मैं आपको सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड के बारे में पढ़ा रही थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको शेयर्स के बारे में बताया था। शेयर्स के 2 पार्ट्स कंपनी इश्यू करती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो these are the part of shares are the part of owners fund। और आज ओनर्स फंड के ही मैं अदर सिक्योरिटीज लेकर आई हूँ आज आपके सामने। नंबर 1 है आज के टॉपिक के लिए रिटेन्ड अर्निंग। तो स्टूडेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है? इसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन करना, रोक लेना, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड प्रॉफिट is also known as plugging back of profit, reserves, surplus, इन सब के भी नाम से, सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम से रिटेन्ड अर्निंग को जाना जाता है। ओके, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? एक बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सैलरीज, ओके, etc. that are called retained earning। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद, क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के बाद, मीन्स कहने का क्या है कि आफ्टर गिविंग और कंप्लीशन ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, अपनी लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद भी प्रॉफिट का वो पोर्शन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस के भी बाद में एनुअल डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। ओके, सबको देने के बाद, अपनी लाइबिलिटीज पूरी करने के बाद, अपनी ऑल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के बाद प्रॉफिट का वो पोर्शन जो अमंग देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है? हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। ओके, इट इज नोन एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल, इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये एक तरीके की अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या है? कंपनी की खुद की सेविंग है जिसे उसने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो इसका हम यूटिलाइज, और कंपनी कहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है? फॉर ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द फर्म को इंक्रीज करने में। ओके, सो लेट स्टार्ट इट्स फीचर्स। Number 1, fusion of security. Okay, retained earning are considered as a fusion of security। इसका क्या मतलब है? Fusion of security whenever company finds itself difficult to arrange finance from the external source या from the market। ठीक है, जिस समय कंपनी को ऐसा फील होता है कि भाई वो मार्केट से फंड को अरेंज नहीं कर सकती, तब हम रिटेन्ड अर्निंग का ही यूटिलाइज करते हैं। ओके, वो सेविंग्स इस समय हमारे काम में आती है। जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से फंड को अरेंज नहीं कर पाते हैं, तब एज ए सिक्योरिटी ये हमारे सामने किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमारे सामने सिक्योरिटी की फॉर्म में आ जाता है रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि वो सेविंग्स है कंपनी की। देन फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। ओके, न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में अगर बाय चांस हमारे सामने कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स है, अभी आपको हाल फिलहाल में, ठीक है, बहुत सारा हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट अगर हमें इन्वेस्ट करनी है, ओके, तब उस कंडीशन में हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग का ही यूटिलाइज
यूटिलाइज करेंगे, ना कि शेयर्स पहले इश्यूड करेंगे, फिर शेयर्स इश्यू करने से हमारे पास में इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम शेयर्स इश्यूड करेंगे, तब हमारे पास फंड आएगा। इतनी बड़ी प्रोसीजर हम अप्लाई ना करके जो भी कंपनी के पास में अपनी सेविंग्स रखी होती है, दैट सेविंग्स आर यूटिलाइज्ड फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। उस रिटेन्ड अर्निंग का हम यूटिलाइज अपने न्यू प्रोजेक्ट्स और इनोवेटिव किसी भी नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, रेदर देन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इट इज नोन एज मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड होता है अप टू 1 ईयर। 1 ईयर के लिए तो हमें कोई भी रुपए अरेंज करके दे सकता है, फंड को हम अरेंज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कि भाई नहीं 1 ईयर के अंडर में तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट के साथ आप वापस कर ही देंगे। बट इस रिटेन्ड अर्निंग को हम मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स, एंड मोर देन 5 ईयर्स के लिए भी अगर आपको फंड चाहिए तब आप ये देखेंगे कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग अगर ज़्यादा है और उसके साथ साथ न्यू प्रपोजल भी आपके पास में है, तब उस कंडीशन में हम लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 5 ईयर्स के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से फंड अरेंज ना करके हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग का यूटिलाइज कर सकते हैं। कन्वर्जन इनटू ओनरशिप सिक्योरिटीज। ओके, ओनरशिप सिक्योरिटी, तो ये चीज क्या है? Whenever there are surplus of retained earning, surplus of retained earning मतलब सेविंग्स काफ़ी कंटिन्यूशन ईयर्स में क्या होती जा रही है? इकट्ठी होती जा रही है। तो यहाँ पे सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग हो गया, तब कंपनी क्या करती है? These retained earning can be converted into issue of bonus shares। ये ओनरशिप सिक्योरिटीज में किस चीज में रिटेन्ड अर्निंग कन्वर्ट हो जाती है? बोनस शेयर्स में। ओके, एंड व्हेन कंपनी इश्यूड बोनस शेयर्स, तो यहाँ पे कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बट बोनस शेयर्स तभी इश्यू किया जाता है जब आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का सरप्लस हो जाता है, एकदम से बम्पर हो जाता है, बम्पर प्राइस जिसका निकलता है, तो उसी इन्वेस्टर्स को जिसके पास इक्विटी शेयर्स रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में कन्वर्जन करना, तो ओनरशिप सिक्योरिटी कौन सी होती है? इक्विटी शेयर्स होते हैं। ओनरशिप सिक्योरिटी रियल ओनर ऑफ द कंपनी माने जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो जहाँ कहीं भी जब कभी भी कंपनी के पास में सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग अरेंज हो जाती है, सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग हो जाता है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता। आउटफ्लो का मतलब है कैश बाहर नहीं जाता है और इन्वेस्टर्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ओके, देन मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स, क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस माना गया है रिटेन अर्निंग, इंटरनल अपना खुद का ही कंपनी का पैसा होता है, खुद की सेविंग्स होती हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स पर हम इस पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स पहले आपकी मार्केटेबल कंडीशन देखेगा, पहले आप कंपनी की वो पोजीशन देखेगा, प्रॉफिटेबल कंडीशन देखेगा, इन्वेस्टर्स के मूड पे डिपेंड होता है कि भाई वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट रिटेन अर्निंग आपकी खुद की सेविंग है, इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देन नो इंटरफेरेंस, किसी भी रिटेन्ड अर्निंग को इश्यू करने में या फिर उसको री इन्वेस्ट करने में हमें एक तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी रिटेन्ड अर्निंग का ही यूटिलाइज करती है। देन इसके साथ साथ नो इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि जब आप इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं तब कंपनी के शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर्स इंक्रीज ना हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम रहे, तब आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग का यूटिलाइज कर लो। ओके, तो नो इंटरफेरेंस, अगर आप ये चाहते हैं कि देयर इज नो लार्ज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द कंपनी,
व्हेन कंपनी यूटिलाइज देयर रिटेन्ड अर्निंग, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो तो कंपनी के हर मैटर में फिर इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे। अगर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहती है तब वो अपनी रिटेन अर्निंग का यूटिलाइज कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you better understand this topic, retained earning. Okay, once again I repeated, retained earning सबसे पहले क्या है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से इसको जानते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, रिटेन प्रॉफिट भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग मीन्स एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। रिटेन अर्निंग क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड और टैक्स देने के बाद भी जो भी प्रॉफिट का पोर्शन रह जाता है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो क्या कहलाएगी, हमारी रिटेन अर्निंग कहलाएगी। ओके, देन मैंने इसमें बताया फ्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, कि जब कंपनी एक्सटर्नल सोर्स से या मार्केट से ऐसा कंपनी को फील होता है कि वो ईजिली फंड अरेंज नहीं कर सकती है, तब उस समय रिटेन्ड अर्निंग आपके काम में आ सकती है। कहते हैं ना, सेविंग्स करके रखो, सेविंग्स करके रखो, सेविंग्स हमारे काम में आएगी। सेविंग्स उस बुरे वक्त में काम में आती है जब कोई भी एक्सटर्नल आपकी हेल्प नहीं करता है। सेम वे कंपनी भी अपने पास सेविंग्स करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसके लिए उसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ आपको कि जब कभी कंपनी को ऐसा फील हो कि वो मार्केट से पैसा अरेंज नहीं कर सकती या उसे कोई भी ईजिली फंड अरेंज नहीं करने दे रहा है, तब उस समय कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग का यूटिलाइज कर सकती है। फंड फॉर न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में हम अपनी रिटेन अर्निंग का ही यूटिलाइज करेंगे। मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में हम किसका यूटिलाइज करेंगे, मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम अपनी रिटेन अर्निंग का यूटिलाइज करते हैं। जब सरप्लस रिटेन अर्निंग अरेंज हो जाता है तब ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपकी ओनरशिप सिक्योरिटीज मींस इक्विटी शेयर्स इश्यूड कर देते हैं एज अ ओनर शेयर्स की फॉर्म में। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स किस तरीके से कि हम अपने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं है। ओके, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स आपकी कंपनी में फंड तभी लगाएगा, तभी इन्वेस्ट करेगा जब वो आपकी प्रॉफिटेबल कंडीशन से सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाइड अगर नहीं है तब तक आप उसका वेट तो करेंगे नहीं। इतनी देर में तो आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो न्यू प्रपोजल आया है, आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या इनके ऊपर डिपेंड है? नहीं है। तो हम किस पर डिपेंड है? अपनी रिटेन अर्निंग पर, अपनी सेविंग्स पर हम डिपेंड हैं। तो मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स इसको माना जाता है एंड नो इंटरफेरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स नहीं बनाना चाहती है तब कंपनी अपनी रिटेन अर्निंग का यूटिलाइज कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट GDR, ADR एंड IDR। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट एंड IDR इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ये होते क्या हैं? These are just like a ownership securities. Okay, ये इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट GDR इश्यूड किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी कंट्री, ठीक है, जब अपनी ही कंट्री का फंड हमें अरेंज करना है, जैसे कि जस्ट लाइक हमारी इंडिया है, अगर इंडियन कंपनी को इंडियन करेंसी अरेंज करनी है तब तो वो क्या इश्यू कर रही है? आपके शेयर्स इश्यूड करती है। ओके, तो मैं ये आपको ओनर्स फंड की ही सिक्योरिटीज बता रही हूँ, GDR, ADR एंड IDR। बट अब इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी की नीड आ गई। अब हमें क्या चाहिए? इंडियन कंपनी को चाहिए फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी आप इक्विटी शेयर्स इश्यूड नहीं कर सकते फॉरेन करेंसी को अरेंज करने के लिए। इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड अगेंस्ट GDR, आर हेल्ड बाय एन
international bank called depository. Again I repeated, equity shares are issued against GDR. Global depository receipt are held by an international bank, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी कहते हैं. ओके, कोई भी इंटरनेशनल बैंक जिसको डिपॉजिटरी कहते हैं, उसी के पास सारे के सारे GDR अरेंज हेल्ड हो जाते हैं. डिपॉजिटरी जस्ट लाइक एक तरीके का होल सोल होता है, जैसे वेयर हाउस होता है, हम अपना स्टॉक वहाँ पे अरेंज करके रख देते हैं, तो GDR एक तरीके की सिक्योरिटी रिसीप्ट होता है. इंडियन कंपनी इश्यूड करती है फॉर अरेंजिंग फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी को अरेंज करने के लिए इंडियन कंपनी क्या चीज़ इश्यूड करेगी, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट. किसी भी इंटरनेशनल बैंक में इक्विटी शेयर्स इश्यूड कर दिए, ऐसे इंटरनेशनल बैंक में जिसके पास GDR रखा हुआ है. ओके, और उसके बिहाफ पर वो फॉरेन करेंसी को अरेंज कर लेती है. ठीक, दीज कंपनीज इश्यूड डिविडेंड रिपोर्ट्स, ओके, डिविडेंड नोटिसेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा टू फॉर दीज शेयर्स ओनली टू अ बैंक. किसी भी इंटरनेशनल बैंक में ही कि डिविडेंड का नोटिस जाएगा, रिपोर्ट्स का जाएगा, और डिविडेंड किस चीज़ पर मिलता है, शेयर्स पर हमेशा डिविडेंड मिलता है. तो ये चीज़, इस चीज़ का इंफॉर्मेशन या फिर इस चीज़ से रिलेटेड डिविडेंड जो इश्यूड करेगी कंपनी, ठीक है, वो किसी भी बैंक को ही इश्यूड करेगी, किसी भी नॉर्मल पर्सन को इश्यूड नहीं करेगी. जस्ट लाइक जनरल पब्लिक को तो आपने इश्यूड करा था शेयर्स, डिवेंचर्स, वो मैं आपको बोरोड फंड के पार्ट में पढ़ाऊंगी. बट जब फॉरेन करेंसी का नीड होगी, किसी भी कंपनी, इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी की नीड होगी, तब इंडियन कंपनी क्या चीज़ इश्यूड करेगी, GDR, किसी भी इंटरनेशनल बैंक में. और ये कंपनी, ठीक है, जब डिविडेंड नोटिस और रिपोर्ट्स वगैरह इश्यूड करेंगे रिगार्डिंग इन शेयर्स के लिए, उनको फिर डिविडेंड वगैरह इश्यूड करना पड़ेगा. जस्ट लाइक शेयर्स इश्यूड करें तो डिविडेंड दिया हमने जनरल पब्लिक को. जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर्स इसीलिए तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं कि उन्हें भाई रिटर्न फॉर्म में डिविडेंड मिलेगा. तो GDR भी क्या है, जस्ट लाइक ओनरशिप सिक्योरिटीज़ का पार्ट है. अगेंस्ट इक्विटी ऑफरिंग किया जाता है, ओनरशिप ही ऑफर करी जा रही है GDR को इश्यूड करके. तो जिस तरीके से हम इंटरनेशनल बैंक में ही GDR इश्यूड कर सकते हैं, जिस बैंक के, इंटरनेशनल बैंक के पास में GDR की सिक्योरिटी रखी हुई है, हेल्ड है, ओके, जिसको हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल बैंक में ही GDR इश्यूड होगा, उसे डिपॉजिटरी कहते हैं. और कंपनी उन इंटरनेशनल बैंक्स को क्या चीज़ इश्यूड करके देगी, इन्हीं GDR के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़, डिविडेंड्स, नोटिसेस और रिपोर्ट्स का जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इश्यूड करेगी कंपनी, वो इन्हीं शेयर्स के बिहाफ पर किसी भी बैंक को ही इश्यूड करती है. तो GDR, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, तो GDR हो गया जब इंडियन कंपनी को, ठीक है, फॉरेन करेंसी की नीड होती है, तब इंडियन कंपनी GDR इश्यूड करती है. जस्ट लाइक GDR, ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट. ओके, GDR की तरह ही ADR होता है, बट ADR ओनली USA सिटीजन्स के लिए ही इश्यूड किया जाता है. एंड इन US स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए की किसी भी कंपनी को, ठीक है, अगर उनको फंड अरेंज करना है तो यूएसए का सिटीजन ADR इश्यूड करेगा. और वो ADR कहाँ पे, वो भी एक इंटरनेशनल बैंक में. तो इंटरनेशनल बैंक उनके लिए उनका यूएसए का ही इंटरनेशनल बैंक हो जाएगा. और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा इंटरनेशनल बैंक दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी.
ठीक है। डिपॉजिटरी होना चाहिए वो इंटरनेशनल बैंक। डिपॉजिटरी का मतलब है जहाँ पर वो सारे ADR रखे होंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स होंगी, ठीक है, जहाँ पे वो सब कलेक्शन हो जाएगा। जस्ट लाइक डिपॉजिटरी, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ वेयर हाउस होता है, जहाँ पे नॉर्मल वेयर हाउस आपको पता है कि जहाँ पर हम अपने सारे स्टॉक को कलेक्ट करके रखते हैं। सेम वे करेंसी को अरेंज करने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को कलेक्ट करने के लिए डिपॉजिटरी सेटअप करी गई है, क्योंकि हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं। ओके, तो नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट आर इश्यूड ओनली टू अ USA सिटीजन, सिर्फ USA सिटीजन्स के लिए ही इश्यूड किया जाता है। कंपनी इश्यूड ये ADR, कंपनीज इश्यूड ADR, ठीक है, हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी विच रिसीव्ड डिविडेंड नोटिसेस और रिपोर्ट्स। तो वही चीज हो गई, इंटरनेशनल बैंक ऐसा जो डिपॉजिटरी कहलाता है, उसी बैंक में ADR जहाँ पे हेल्ड होते हैं सारे के सारे, उसी बैंक में हम क्या करेंगे, ADR इश्यूड कर देंगे, और वही बैंक फिर क्या करेगा, डिविडेंड के नोटिसेस और किसी भी रिपोर्ट को रिसीव करेगा। एंड स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन तो जस्ट लाइक अमेरिकन सिटीजन्स के लिए हो गया, एंड ये हो गया आपके इंडियन सिटीजन के लिए। अब जिस तरीके से इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी की नीड होती है, तब इंडियन कंपनी तो इश्यू करेगी GDR। हमारी इंडियन करेंसी की भी तो नीड हो सकती है फॉरेन कंपनीज को। तो नाउ व्हेन फॉरेन कंपनीज रिक्वायर्ड इंडियन करेंसी, देन foreign countries or foreign companies issued IDR, International Depository Receipt। अब फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को हमारी इंडियन करेंसी की नीड होती है, और इंडियन डिपॉजिटरी में जहाँ पर हेल्ड क्या होते हैं, IDR, ठीक है। तो फॉरेन कंपनीज इंडियन डिपॉजिटरी में IDR इश्यूड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारी इंडियन डिपॉजिटरी कोई भी डिविडेंड नोटिसेस और रिपोर्ट्स को अरेंज करती है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं कि व्हेन foreign companies need Indian currency, okay, then foreign companies issued IDR, and GDR के लिए आप नोट कर सकते हैं, GDR issued by when Indian companies need foreign currency। और इतनी चीज याद रखिएगा, ये ऑनरशिप को ऑफर तो करती हैं, इक्विटी ऑफरिंग होती हैं, बट इन शेयर्स के होल्डर्स को, GDR होल्डर को कभी भी वोटिंग राइट कंपनी में नहीं मिलता है। जिस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आपको याद होगा कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, सेम वे प्रेफरेंस की तरह ही GDR को इश्यूड और हेल्ड करने वाले किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग राइट्स का कोई भी राइट नहीं मिलता है। दे कांट गेट एनी राइट ऑफ वोटिंग इन दैट कंपनी। ओके, सेम वे ADR तो है ही अमेरिकन्स के लिए, एंड IDR जिस तरीके से इंडियन कंपनीज में फॉरेन कंपनीज का कोई भी राइट नहीं होता, सिर्फ उन्हें क्या है,
इंडियन कंपनीज को फॉरेन करेंसी मिल जाती है और फॉरेन जो इंटरनेशनल बैंक है उन्हें क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, रिटर्न्स मिल जाती है, ओके, फायदा हो जाता है उनका। सेम IDR इश्यूड करती है फॉरेन कंपनी, तो इसके भी होल्डर को कभी भी फॉरेन कंपनीज के, अब IDR का होल्डर कौन होगा, हमारी इंडियन कंपनीज, ओके, हमारा इंडियन डिपॉजिटरी, नॉट फॉर कंपनी, इंडियन डिपॉजिटरी, ओके। तो इंडियन डिपॉजिटरी को भी इंटरनेशनल कंपनी के किसी भी मैटर में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। ये तीनों टॉपिक, रिटेन अर्निंग, शेयर्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं बता दूं कि 12th की स्टडी में भी, बिजनेस स्टडीज़ में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा वाले आने वाले हैं, तो आपके काम में आज के टाइम में भी आएंगे और आपके इन फ्यूचर में भी ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। एंड अगेन आई रिपीटेड, इफ एनी क्वेरीज इन दिस टॉपिक you faced, okay, then you can ask me very clearly, okay, thank you।